वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अब देखिएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस आज आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के लिए। आपका पेपर एयरफोर्स ने भी, एसएससी, एनडीए, किसी का भी हो, आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप आराम से पेपर को पास कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको 30 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। आप उनको देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे आप देख लीजिएगा। बाकी रिमेनिंग है और टाइम बचेगा तो मैं एक बार दोबारा से 30 क्वेश्चंस का भी रिवीजन करवा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है और इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ थिंग्स और पोर्शंस क्लोज टुगेदर विदाउट ऑर्डर और अरेंजमेंट। बहुत सिंपल है, इसे बोलते हैं हडल। देखिए, हडल का मतलब होता है कोई मतलब ग्रुप, कोई संग्रह कहीं पर। जैसे आपको पता है, कोई ऐसा संग्रह जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ। आप अपने घर के अंदर, जैसे आपकी जहाँ पर आप किताब किताब पढ़ के और एक अलमारी है उसमें डाल देते हैं। मतलब ऊपर नीचे, एक कोई इधर डली है, कोई उधर डली है। तो ये सब क्या होता है? ये हडल होता है। अंडरस्टैंडिंग। आगे देखो, अ लार्ज फूड बास्केट विद अ कवर। सर, इसका मतलब क्या होता है? देखो यार, ये मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा। इसे हैम्पर बोलते हैं। गुरुजी, हैम्पर क्या होता है? आपको मैं बताऊं। जैसे आपको ऐसे याद होगा, जब शादी होती है, जब क्या होता है, हाँ, लड़के वाले के पास लड़की वाले क्या करते हैं ना, वो जो मार्केट से ले जाते हैं, है ना, डलिया टाइप की, और उसमें फल फ्रूट रख के और ऊपर रंग बिरंगी पॉलीथीन लगा देते हैं। याद आ गया ना? जैसे शादी, अरे यार, लगन सिक्का के टाइम पर आपने देखा नहीं देखा? उसी को बोलते हैं हैम्पर। हैम्पर मतलब डलिया जिसके अंदर फल फ्रूट सामान वगैरह इस तरह का कवर करके उसको एकदम डेकोरेट कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं हैम्पर। अच्छा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका हैम्पर हो जाएगा। एक और देखो, ये है नैपशैक। अच्छा, नैपशैक क्या होता है? जो आप पढ़ने जाते हैं, आपकी पीठ पर जो जो बैग होता है, पढ़ने जाते हैं उस टाइम पर, जो हमारा बैग होता है उसे बोलते हैं नैपशैक, जो पीठ पर लादने वाला थैला। एक होता है कंटेनर, तो वही होता है पात्र। ठीक है, कोई कंटेनर है, कोई चीज कंटेनर वो भी होता है, शिप का भी कंटेनर होता है। अब कंटेनर में भी अलग अलग टाइप के जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आते हैं। आगे देखो, एक और इसमें सैचल। अब इसको समझिएगा, सैचल का मतलब क्या होता है। ऐसे समझिएगा, जिसकी तनी, जिस ऐसा कोई बैग है जिसकी लंबी लंबी तनियां है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैचल। आगे बढ़ जाओ, तो हैम्पर आपके काम का वर्ड है। जब भी कभी आपको लगन सिक्का में कभी जाएं और वहां पर आपको पता है कि लड़के का लड़के वाले वहां बैठते हैं और उसके तिलक विलक करते हैं, तो लाओ जी लाओ, डलिया लाओ, उनमें से फल फ्रूट केला वेला है भैया, टिंडे भिंडी सब निकरा में। तो ये सब है, उसे बोलते हैं हैम्पर। आगे देखो, स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग। यानी कि ये देखो, ये बच्चों का वर्ड है, मैं बताता हूँ कैसे। यानी कि जब क्या करते हैं ना, हमारे साथ बच्चे दुकान पर गए, या फिर अरे अब तो सब बड़े बड़े करने लग गए, दुकान पर आप गए, दुकान वाले का ध्यान उधर है और तुम्हारा ध्यान इधर है, मतलब सामान पर। जैसे उसने उधर देखा, आपने फट से जो सामान बगल में रखा था, टॉफी रखी हो, चॉकलेट रखी हो, फटाक से लेकर के और जेब में रख लिया। वो ऐसे वो लोग होते हैं, चोर होते हैं। यानी शॉप, उसे बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग। क्या बोलते हैं उसे? शॉप लिफ्टर या शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं, जो दुकान से उठा के सामान को चुरा लेता है। समझ में आया? ये दुकानें, आप यहाँ पर गए और इसका ध्यान थोड़ा इस सामान लाने की तरफ है, और यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ है उसको आपने सीधे लेकर के और अपने बैग में डाल दिया। तो ये सब क्या हो जाएगा? शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं। ऐसी चोरी को क्या बोलते हैं? शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंड नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई, आप तो समझ में आ रहा होगा पूरे तरीके से। आगे देखो, एक है इसमें प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि दूसरे के विचारों को अपना बता करके इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी ने ट्वीट किया, तो किसी राजनेता ने अगर ट्वीट किया, तो उसके जो ट्विटर है उसको कॉपी करके और अपने ट्विटर हैंडल पर उसने पोस्ट कर दिया। ये मेरे अपने खुद के क्या हैं, ये विचार हैं। तो ये उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। अंडरस्टैंड और नॉट? आ जाएगा ना? शॉपलिफ्टिंग आ गया होगा। चलो, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे और भी है, टेंशन मत लीजिएगा। आगे देखो, प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं एवियरी। क्या बोलते हैं? एवायरी, AVIARY। तो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब ये समझाता हूं, देखो, एयरड्रोम का मतलब क्या होता है। देखो, वैसे तो आपको सब कुछ पता होगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, इसीलिए तो इन वीडियोस को देखते हैं। देखो, एरोड्रोम का मतलब होता है कि कोई भी स्मॉल एयरपोर्ट जहां पर प्राइवेट प्लेन्स को लैंड टेक ऑफ कराया जाता है। अंडरस्टैंड और नॉट? ऐसे एयरपोर्ट जो प्राइवेट प्लेन्स के लिए, प्राइवेट जहाजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कोई राजनेता, अब उनके अपने हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, उनके अपने हवाई जहाज होते हैं, छोटे छोटे जहाज, आपने देखा ना व्हाइट कलर के मूवियों में। तो वो
एरोड्रोम उन्हीं को बोलते हैं, एरोड्रोम एक स्मॉल एयरपोर्ट होता है। आगे बढ़ जाते हैं। एक्वारियम, ये तो पता होगा, एक्वारियम का मतलब होता है जहां मछलियों को रखा जाता है। आगे देखो ये वाला आप बताओ, जिम्नाजियम का मतलब क्या होता है। आगे देखो, दैट कैन नॉट बी ओवरकम, यानी कि ऐसी कोई ऐसा कुछ है जिसके ऊपर आप ओवरकम नहीं कर सकते, मतलब काबू नहीं पा सकते। सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि उसे बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का मतलब जिसे काबू नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। अच्छा दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अगर आपको थोड़ा याद हो तो। अभी चीन से एक बीमारी हमारे इंडिया में भी घुस रही है, और मैंने न्यूज़ में देखा था, याद नहीं है, बट मुझे थोड़ा क्वेश्चन आपसे मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। वो बीमारी का आप नाम बताओ, वो कौन सा मतलब एक यार रोग है ना, और वो चीन में सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, अभी वो हमारे इंडिया में भी आ रहा है, तो ऐसे में उस रोग का नाम बताओ जरा। अच्छा चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, आ गया नहीं आ गया समझ में। देखो एक इसमें नया वर्ड है, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। इंद्रजीत, आया नहीं आया, तो उसे पराजित नहीं किया सकता, इन उसे बोलते हैं इनविंसिबल। आगे देखो इसमें एक और मैं आपको बता दूं, चलो वो मैं आगे बताऊंगा। एक नया वर्ड है, ठीक है, तो हैम्पर तो आप याद ही रखना, हैम्पर बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। खुश हो गए होंगे गांव वाले, क्योंकि अच्छा लगता है ना उनको, मतलब जब भी कभी आप, अब ज्यादातर क्या होता है ना, आप जब भी कभी आप देखोगे तो आपको ये स्पेलिंग जरूर याद आ जाएगी, मेरी बात जरूर याद आएगी, उसे हैम्पर बोलते हैं, ठीक है, शादी विवाह में ले जाते हैं। आगे देखो, डिक्शनरी की स्पेलिंग यहाँ पर बतानी है गुरु, और हो जाओ शुरू। देखो भाई, डिक्शनरी की क्या होता है, DICTIONARY। अब इन सब में आप छांट के देखो, इन सब में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वाला राइट आंसर। डिक्शनरी तो शब्दकोश उसी को बोलते हैं। एक है अपील करना, क्या बोलना है? अब देखो इसमें, हाँ अच्छा अच्छा, एप्पल्ड, एप्पल्ड की स्पेलिंग आपको बतानी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन देखो चारों को पढ़ेंगे ना, जब आप लिखते हैं कोई भी चीजें तो वो याद हो जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा APPALLED। आगे देखो, प्रीजर्वेंस। अच्छा देखिएगा, प्रीजर्वेरेंस का मतलब क्या होता है। अच्छा देखो, इस स्पेलिंग को ना, जो भी मैं आपको स्पेलिंग जो भी नोट कराते जाता हूँ, इन सबको आप नोट कर लिया करो। आप जब लिख लेंगे ना, तो बार बार उन्हीं को आप रिवाइज किया करो, तो ये याद हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, PESEVERANCE। आगे देखो, रिकमेंडेशन। अच्छा, अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है देखिएगा। राइट आंसर हो जाए रिकमेंडेशन का, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइए कि रिकमेंडेशन का राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा। आगे इधर देख लीजिए कोई, अब इधर देखिएगा, इन चार ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है, ग्रीवेंस। अच्छा, ग्रीवेंस की स्पेलिंग जो राइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चारों को पढ़ो, और जो मैं बताऊं उसको आप नोट कर लो, आप उसे लिख लीजिएगा। तो राइट हो जाएगा इसका GRIEVANCE। तो ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, टाइम देखता हूँ अभी बचा है, तो मैं आपको फटाफट से इन सब का एक बार दोबारा से रिकैप करा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ आपका। अभी देखो, ईच ऑफ के साथ जब भी कोई नाउन आएगा वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। लेकिन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ ये जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर इज आर एम से लगाते तो इज लगाना पड़ता, वॉज वन में से तो वॉज लगाना पड़ता, हैज हैव में से हैज लगाना पड़ता, डू डज में से डज लगाना पड़ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस में से तो एस और ई एस वाला लगाना पड़ता, तो इसलिए स्टैंड की जगह स्टैंड्स हो जाएगा। माई सिस्टर एंड, ये देखो वर्ब है, और वर्ब से पहले अगर एंड वर्ब है ना, और वर्ब से पहले अगर कोई मामला गलत है तो उसको पहचानेंगे कैसे। अगर एंड से जुड़ रहा है तो ये भी सब्जेक्ट होगा और ये भी सब्जेक्ट होगा, तो माई सेल्फ कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हम आई लगा देंगे माई की जगह, ठीक है। तो आई, माई सेल्फ का आई हो जाएगा। आगे देखो, महात्मा गांधी इज कॉल्ड, मैंने बताया था भाई, इज कॉल्ड, अगर महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है तो यहाँ पर एज नहीं लगाएंगे, सीधा लिख दीजिए, क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ अवर नेशन। द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपनड द डोर। अब ये समझो, बिफोर से, बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब पहले वाले सेंटेंस में आप हैड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसका जो बाकी जो रिमेनिंग है उसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जो दे रखा है, ये एकदम सही है सेंटेंस। आगे देखो, अ कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द स्कैंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनटू यहां से हट जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेट के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती है। अब इनको आप समझिएगा,
शी स्पेंट अमाउंट ऑफ मनी शी हैड, मैंने क्या बोला था, फ्यू और लिटिल वाले जो 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 भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सोल्यूशन कर। देखो भाई, अगर यही सब्जेक्ट है और आगे भी वही बोल रहा है, शी हैज, शी हैड, यू हैव, अगर ऐसा आ गया ना, हैव हैड, इनमें से कुछ आ गया, तो इसका मतलब वो पूरे अमाउंट की बात कर रहा है। पूरे अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, दा की बात कर रहा है, तो लिटिल और मच तो हट जाएगा, तो अमाउंट है इसलिए दा फ्यू आ जाएगा। आगे देखिएगा, यू स्मोक ऑन द मेट्रो नाउ इट्स इलीगल, मतलब क्या है कि अब आपको अलाउ नहीं किया जाता है, मेट्रो के अंदर स्मोक करना अलाउ नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इट वेरी हॉट टुमारो, ये देखो टुमारो बता रहा है फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर आएगा, तो ये तो प्रेजेंट वाले हट जाएंगे, इसीलिए फ्यूचर आ जाएगा। और ये देखिएगा, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो जाहिर है कि इस सेल विल के बाद आपको बी लगाना है, तो बी वाला ये राइट आंसर होगा ही होगा। ये मैंने वीडियो पूरा समझा रखा है डेप्थ में, आप वो देख लीजिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, जब आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं, कोई टेलीविजन पे कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसके लिए हम ऐसा वॉच लगाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो जाएगा। आगे देखिएगा, द बॉय स्वाम राइट द रिवर, तो अक्रॉस आ जाएगा, अक्रॉस द रिवर, ये तो सबको पता है। अब ये देखिएगा, इन सबको मैं नोट कराते जा रहा हूँ, इनको नोट करते जाइएगा। देखो, क्राइंग फॉर द मून का मतलब क्या होता है, विशफुल थिंकिंग, आपकी कुछ इच्छा है, चाहने कुछ चाहत की इच्छा है। जैसे बच्चा रोता है ना, चंदा मामा को देखकर, चंदा मामा दूर के और ताम झाम, ऐसे कोई गाना होता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, मुझे ताम झाम से एक चीज याद आ गई। एरिया में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है बताओ, रूस है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे बोलो कनाडा आता है, और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। चौथे नंबर पे क्या आता है, जल्दी से बताओ, ये मैं हटा देता हूँ। चौथे नंबर पर आता है चीन। ठीक है, अब मुझे आप बताओ पांचवें पर क्या आता है, और छठवें पर आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर आता है एशिया, राइट, सॉरी इंडिया। तो राइट आंसर हो जाए, मैंने पूछा है पांचवें नंबर पर कौन सा देश क्षेत्रफल में आता है, तो अब आप इसे बता दीजिएगा। देखो, तामझाम से कितनी अच्छी चीज बात निकल के आ गई। देखो, इसका अगर फर्स्ट फॉर्म करूं तो गिव अवे होता है, और यूट्यूब पर तो आपने खूब सुना होगा, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं वो गिव अवे करते हैं, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो बी वाला हो जाएगा। शी कैप्ट हर होम स्पिक एंड स्पान, तो देखो भैया, ये पूरा याद करना है, मतलब क्लीन एंड टाइडी होता है, वो अपने घर को ना उसने एकदम साफ सुथरा रखा है। आगे देखो, ही इज अ नेशनलिस्ट टू द कोर, टू द कोर मतलब एंड तक, जो इसकी कोर है, कॉर्नर है, वहां तक, मतलब कंप्लीटली बात कर रहा है वो। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, वर्ंट हिज फिंगर्स बाय इंटरफेइंग इन द नेबर्स अफेयर, मतलब ये हो गया कि उसने अपनी उंगलियां जला ली भाई। क्या, कैसे करके, पड़ोसी के अफेयर्स के मैटर में पढ़ करके उसने अपनी उंगलियां जला ली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपने आप को खुद वो क्या कर रहा है बताओ, खुद परेशानी में डाल रहा है अपने आप को। क्या मतलब पढ़ा, आप और हम पढ़ने वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई से मतलब करो, क्या मतलब पढ़ा, कौन क्या कर रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा सी वाला, तो गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये बताता हूँ आपको। देखो भैया, आपको हमेशा याद रखो, डू नॉट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, इसका मतलब भैया चिंता मत करो, ट्रेन को आने में ना काफी लंबा, खूब इनफ वक्त है। तो यहाँ पर जायज है कि अगर चिंता मत करो, तो इसका मतलब है कि लेस तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इनफ की बात कर रहा है वो। और आगे देखिएगा, और एक और बात, चलो छोड़ो ज्यादा हो जाएगा। आई वॉज मैड ऑन हिम, देखो भाई, मैड एक पागल होता है, लेकिन मैड के बाद अगर ऑन लग गया ना मेरे भाई, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हैप्पी होना, बहुत खुश होना, तो इसीलिए ये ठीक है, आई वॉज मैड ऑन, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश था। आगे देखिएगा, ही डिसाइडेड टू रिवील द करप्शन इन हिज डिपार्टमेंट टू द मीडिया, देखो बाबूजी, अब ये देखो, रिवील का मतलब होता है किसी की पोल पट्टी खोलना, मतलब उसे एक्सपोज कर देना, मतलब सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही हैज रीच्ड द स्टेशन, ये वाला सेंटेंस मैंने आपको कल बताया था, ये गलत है, क्योंकि बिफोर का मतलब क्या होता है कि ही बिफोर, ये देखो बिफोर आफ्टर आता है पास्ट परफेक्ट में, तो बिफोर से पहले क्या लगेगा बताओ, हेड थर्ड फॉर्म, तो चलो हेड थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो जो बाकी बचता है ना मेरे भाई, उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो फिलहाल में यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा नहीं, रीच्ड, तो यहाँ पर बी वाला राइट है। ठीक है, फिलहाल में हम यहाँ पर बी लगा देंगे, बाकी ये सेंटेंस ऊपर वाला गलत दे रखा है। और वैसे हमने इस वाले पार्ट में पूछा, तो तेल लगाने दो, इसमें क्या सही है, क्या गलत है। वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट, मैंने बताया था, कभी भी अनलेस आ जाए यूएन, ठीक है, अनलेस आ जाए, अंटिल आ जाए, या फिर इफ आ जाए, तो इनके बाद कभी फ्यूचर नहीं चलता। अगर फ्यूचर दे रखा है, तो इसका मतलब ना ही तो अनलेस आएगा, ना ही इसमें अंटिल आएगा, बट का तो कोई मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पर और एकदम राइट हो जाएगा।
बाकी मैंने सब कुछ बता दिया, और ये वाली स्पेलिंग आप याद रखना, हेम्पर वाली। चलेगा दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत इंजॉय के साथ पढ़े होंगे, समझे होंगे। लाइक वाइक करने की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। पढ़ाई लिखाई करें, नोट्स बनाएं इनके, और ज़्यादा टेंशन आप ना लीजिएगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एयरफोर्स में बच्चे क्या करते हैं ना, बाई ग्रुप के लिए सर जीके कहाँ से पढ़ें। तो यार देखो, जीके की कोई भी किताब आप ले सकते हो। तो स्पेशली जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उन्हें आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। स्पीडी है, रेलवे की आती है स्पीडी, उनको आप फटाक से मार। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं ना यार स्पीडी तो बहुत बड़ी जीके होती है, ऐसा नहीं है बाबू। बड़ी अच्छी लगती है, उसमें नए नए क्वेश्चन होते हैं, देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा अपना एक तरीका बताता हूँ। जैसे मुझे स्पीडी मैंने क्लियर की थी, तो स्पीडी में मैंने क्या किया था, जैसे उसमें मॉडल सेट दे रखे ना, मॉडल सेट 300 मॉडल सेट दे रखे हैं मेरे पास, पुरानी आई थिंक 2018 की हो। तो 300 उसमें मॉडल सेट है। तो मैंने क्या प्लान बनाया कि मेरे को क्या करना है, और भी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह जग करके सीधे पहले तो करंट अफेयर की वीडियो देखता हूँ। इसके बाद ये मैंने 10 मॉडल सेट है, और इसमें एक मॉडल सेट में आई थिंक 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं सुबह क्या करता हूँ, सुबह जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता है 8-9 बजे तकरीबन, तो मुझे 10 मॉडल सेट में जो भी जीके होता है उसको पढ़ना होता है। फिर दोपहर में टाइम बना रखा है कि मुझे थोड़ा टाइम इसको भी देना है, फिर दोपहर में 10 पढ़ लिए। तो ऐसे करके फिर शाम को जब मैं सोता हूँ, और 1-2 बजे तकरीबन, तो ये फिर उस टाइम पर पढ़ लिए। तो ये सब ऐसे करके ना आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और आपने अगर ये सोच लिया मैथ अच्छा है, हमारा अंग्रेजी अच्छा है, तो बाकी यार जीके पर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दो, जनरल नॉलेज आता ही आता है, तो इसलिए आप उस पर कमांड बनाओ जितना हो जाए। बाकी यार जाहिर है कि बहुत बड़ी जीके होती है, इतना अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा जो हमसे हो सकता है कम से कम वो तो आप करिएगा। तो स्पीड एक मुझे बेस्ट लगती है। कुछ उसमें गलतियां हैं, मैं ये नहीं कह सकता गलतियां हैं उसमें, लेकिन यार अगर मान लो एक पूरी स्पीडी में अगर 10 गलती भी निकल जाए, तो यार ये उसे कोई गलती नहीं कहते। उसने आपको हजारों संख्या में क्वेश्चंस को सही किया है, और एक दो अगर गलत हो गया तो स्पीडी गलत नहीं है। खैर मैं उसे प्रमोट नहीं कर रहा, आप अगर ये सोच रहे हो तो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि स्पीडी लगाने के बाद आप ल्यूसेंट पर आ जाओ। और ल्यूसेंट का एक पढ़ने का एक और तरीका मैं आपको बताऊं। आप चाहें तो पहले आप डिस्क्रिप्टिव वाली ल्यूसेंट पढ़ लेना, शायद 120 130 की आती है। वो पढ़ने के बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव लगा देना, वो था 250 की आती है। तो ऐसे करके ना वो मतलब आपका जो जीके है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे आप। कभी भी जब भी आप किसी एग्जाम में अपियर होने जाएंगे, तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि जीके में कुछ आता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, यानी जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग होती है ना मेरे भाई, जब भी आपको पता है कि आपका मैथ अच्छा है, तो आप एग्जाम में जाएंगे यार, मैथ की कोई टेंशन ही नहीं है। चाहे वो पेपर कभी हो जाए, चाहे भले ही आपने तैयारी की है या फिर नहीं की, आप कॉन्फिडेंट ही रहेंगे। ये मैं मानता हूँ ऐसा। तो इन सब के लिए तो यही तरीका है कि आप यार देखो, यू विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी। टाइम देना पड़ेगा, और ये मन तन से दिया जाता है। अब जबरदस्ती अपने दोस्त को देख करके ऐसे 10-8 दिन पढ़ लेंगे, उससे क्या हो गया। आप रेगुलर पढ़ो, बहुत सारी चीजें जो आपको कंप्लीट करनी है, देखो मन तन से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में हो जाती हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप मन से पढ़ते हैं ना मेरे भाई, तो नींद कभी नहीं आती है। और जब आप मन से नहीं पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है। तो नींद का बस एक ही तरीका मेरे को समझ में आता है, कि मन से पढ़ेंगे तो कभी नहीं आएगा। जब आपके थोड़े सपने अच्छे होंगे और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो यार ऑटोमेटिक नींद वींद का कोई चक्कर ही नहीं रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा, चलिएगा। थैंक यू सो मच।